हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल वीएस चौहान लर्निंग हब पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि किसी भी वर्ब के शॉर्ट फॉर्म को या वर्ब एब्रिविएशन को पढ़ते कैसे हैं और उसके अंदर कौन कौन से वर्ड छिपे रहते हैं। तो बेसिकली बेटा आज की क्लास चाहे तुम हाई स्कूल के विद्यार्थी हो या इंटर के विद्यार्थी हो या ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हो, आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, बस आप इंग्लिश रीडिंग करते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा, जैसे तुम्हारे लिए बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये इंग्लिश के हर एक पैसेज में तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को शॉर्ट फॉर्म मिल जाएंगी। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब वहां पर क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है जब मैं इसका हिंदी में अर्थ कराता हूँ अपनी क्लास में, तो कई बार क्या होता है बेटा, हम पढ़ते तो इसको सेम है, जैसे सीड, इटड, वीड, देड, यूड, हीड, आइड, लेकिन कई बार क्या होता है अर्थ कराते समय मैं इसमें बताता हूँ बेटा यहाँ पे इसका मतलब हेड है, और कई बार मैं इसको जब अर्थ करा रहा हूँ तो बेटा तो वहां पे मैं इसका अर्थ बता रहा होता हूँ वुड है। और कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर यहाँ पर सीड ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये सी डिड हो सकता है, जबकि बेटा मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि जो सी डिड होता है यानी कि डिड का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है। तो बेसिकली इस पूरी आज की वीडियो में मैं तुम्हारे ऐसे ही डाउट दूर करूंगा कि जो तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर कौन कौन से वर्ड छिपे रहते हैं और कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हमें पढ़ना है। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने तुम्हारे लिए, इनको एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है बेटा, आईड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क द नोट अबाउट द एसे caught my eye. It'd have been trespassing. He'd done it. I'd go if I had the chance. I'd play cricket. I'd played cricket. I'd already eaten by the time he arrived. He's working late tonight. He's finished his work. She's my best friend. Friend ये बेटा दो बार लिख गया। She's my best friend. She's traveled to many countries. अब ये जो पैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं। अब हम समझते हैं इस शॉर्ट फॉर्म को हमें कैसे पढ़ना है और इसके अंदर कौन कौन से वर्ड छिपे रहते हैं। तो देखो बेटा, चाहे जैसे पहला सेंटेंस है, आईड वरी अबाउट दैट लेटर, तो इसको हमें पढ़ना तो सेम है, चाहे इसके अंदर वुड छिपा रहे, चाहे इसके अंदर हेड छिपा रहे, या इसके अंदर डिड छिपा रहे, तो हमें पढ़ना इसको आईड ही है। क्या पढ़ना है? आईड। ऐसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे बेटा? आईड। इसको क्या पढ़ेंगे? इटड। इसको क्या पढ़ेंगे? आईड। इसको क्या पढ़ेंगे? आईड। यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सबका सेम होता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके बाद हमारा ये जो आ रहा है कोमा के बाद डी, इसे वुड, इसमें वुड छिपा हुआ है या फिर हेड छिपा हुआ है। तो इसके लिए देखो बेटा, बेसिक सा छोटा सा नियम होता है कि अगर कभी भी प्रोनाउन के बाद कोमा लगा करके डी मिले तुम्हें इंग्लिश के अंदर, तो पहली बात तो ये होती है बेटा, इसका मतलब कभी भी डिड नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? इसका मतलब डिड, यानी कि डिड को हम शॉर्ट फॉर्म में कभी यूज करते ही नहीं है। इसके केवल दो मतलब होते हैं, या तो इसका मतलब वुड हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है बेटा? वुड। या फिर इसका मतलब हो सकता है हेड। यानी कि जब कभी भी कॉमा के बाद तुम्हें डी मिल जाए तो या तो वो वुड लिखा हुआ है या फिर वो हेड लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये वुड है कि हेड है? तो इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि अगर कभी भी तुम्हें कॉमा के बाद डी है, इसके बाद तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। कौन सी फॉर्म मिल जाए बेटा? वर्ब फर्स्ट। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। तो अगर वर्ब फर्स्ट मिल जाए तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बेटा? वुड होता है। यानी कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? वुड छिपा हुआ है। यानी कि आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, तो आई वुड वरी को मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया? आइड वरी कह दिया। क्या कहती है? आइड वरी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोमा के बाद डी आ रहा है, इसको जब हम पूरा खोलेंगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई वुड वरी। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर, दैट इवनिंग आफ्टर आइड फिनिश्ड। अब देखो यहाँ पर भी आई के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है बेटा? कोमा लगा के डी मिल रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब वुड नहीं होगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? हेड होगा। कैसे पता चलेगा? तो हमेशा याद रखना, कोमा के बाद तुम्हें डी मिले और डी के बाद तुम्हें मिल जाए बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ जाना यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ये हेड है। क्या मतलब बेटा इसका? हेड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर तुम्हें कोमा के बाद डी उसके बाद मिले वर्ब फर्स्ट तो उसका मतलब होगा वुड, और अगर कोमा के बाद मिले डी उसके बाद मिले वर्ब थर्ड तो उसका मतलब होगा हेड। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक बेटा। तो अब तुम कहेंगे सर बिल्कुल, आई हैड फिनिश्ड इसका मतलब है आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। फिर उसके बाद मैंने बोला बेटा, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, आईड हैव बीन। अब ये बताओ बेटा ये कौन सी फॉर्म होती है? आप कहेंगे सर ये फर्स्ट फॉर्म होती है,
क्योंकि हैव क्या होता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर है कहानी। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड रहती है। तो अब मैं तुमसे कहूँ बेटा, यहाँ पर कोमा के बाद डी है तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसमें क्या छुपा हुआ बेटा, वुड छुपा हुआ है। तो इसका मतलब है इट वुड हैव। तो मैंने इट वुड हैव को शॉर्ट में क्या बोल दिया, इट ड हैव। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। उसके बाद बीन ट्रेसपासिंग। अब यहाँ पर देखेंगे हम, कोमा के बाद डी आ रहा है, फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हैड बोलेंगे। तो ये किसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा, ये हैड का शॉर्ट फॉर्म है। तो हीड डन का मतलब यहाँ पर है ही हैड डन इट। क्लियर हुई कहानी। आगे देखेंगे बेटा आइड गो। अब बताओ गो कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, यानी कि इट वुड गो को हमने शॉर्ट में क्या बोल दिया, आई वुड गो को क्या बोल दिया मैंने, आइड गो। इफ आई हैड द चांस आइड प्ले। अब बताओ प्ले कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब इसमें क्या छुपा हुआ है, वुड छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है बेटा, वुड छुपा हुआ है। क्लियर है कहानी यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है। अब ये बताओ बेटा प्लेड कौन सी फॉर्म है, आप कहेंगे सर ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हैड। तो आई हैड प्लेड को हम कैसे बोलेंगे शॉर्ट में, आइड प्लेड। तो यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म है तो इसमें क्या छुपा हुआ है, हेड छुपा हुआ है। उसके बाद क्या आ गया बेटा, क्रिकेट। तो जब हम इसका हिंदी में अर्थ कर रहे होते हैं बेटा, तो बेसिकली मैं तुम्हें यहाँ हिंदी नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें ये समझा रहा हूँ बेटा कि कोमा के बाद कभी भी डी आ जाए तो इसमें वुड छिपा हुआ है या हेड छिपा हुआ है। अर्थ तो आप अपने हिसाब से कर ही लेंगे। बेसिकली ये जो सेंटेंस या पैसेज मैंने लिखे हैं वो 12th और 10th की बुक में से लिए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका था। यहाँ पर ये वुड नहीं है, हेड है। क्यों हेड है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। क्लियर बेटा यहाँ तक। ऐसे ही देखेंगे बेटा आई हैड ऑलरेडी ईटन। अब देखो ऑलरेडी वर्ड सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ठीक है। अब तुम देखेंगे यहाँ पर ईटन क्या बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब इसमें क्या छिपा हुआ है, हैड। तो आई हैड ऑलरेडी ईटन बाय द टाइम ही अराइव्ड, मतलब उसके आने से पहले मैं खा चुका था। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ बेटा, ये हैड छिपा हुआ है। अब आगे देखेंगे बेटा, यहाँ तक तुम्हारे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वुड कैसे पहचानेंगे, हेड कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश के अंदर इसी प्रकार और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और अभी इसके बाद भी देखेंगे। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश की पॉसिबल हो सकती हैं, चाहे तुम एमए के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के हो, या आप जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जितनी भी तुम्हें आज वर्ब की शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें नया कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो अब तुम्हारे ये चीज क्लियर होगी। तो अब मैं तुमसे ये कहूँ बेटा कि सी के बाद कभी भी तुम्हें कोमा लगा के डी मिल जाए तो इसका मतलब या तो हेड होता है या वुड होता है। और जी आप पहचान लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो हेड होगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई तो क्या होगा बेटा, वुड होगा। इट में कौन कौन छिपा हो सकता है, तो इसका मतलब ये बेटा इट हेड भी हो सकता है और ये इट वुड भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। वीड के बाद यानी कि वी के बाद अगर डी लगा हुआ है तो इसका मतलब या तो ये वी हेड होगा या फिर ये वी वुड होगा। क्या होगा बेटा, वी वुड होगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक। ऐसे आगे देखेंगे बेटा देड, तो इसका मतलब या तो ये दे हेड होगा या फिर दे वुड होगा। समझ आ रही है कहानी बेटा यहाँ तक। ऐसे यूड, तो या तो ये यू हेड होगा या फिर ये यू वुड होगा। दोनों में से कोई एक होगा, पता आप लगा लोगे, मैंने तुम्हें बता दिया है। ई के बाद कोमा लगा के डी है तो इसका मतलब या तो ये ही वुड होगा, यानी कि या तो ये हेड होगा या फिर वुड होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा। आप कहेंगे सर डिड हो सकता है क्या, मैं कहूंगा बेटा डिड का शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश के अंदर होता ही नहीं है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। आई के बाद डी मिल गया तुम्हें तो या तो ये ही हेड होगा, आई हेड, या फिर आई वुड होगा। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। तो इतना तुम्हारा क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा अगली फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज वर्किंग लेट टू नाइट, ही इज फिनिश्ड हिज वर्क, शी इज ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। अब यहाँ पर देखो कोमा के बाद जैसे यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रोनाउन मिल जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन, तो कोमा लगा के तुम्हें एस मिलेगा। तो इंग्लिश के अंदर उसके कितने अर्थ हो सकते हैं। तो देखो बेटा इंग्लिश के अंदर उसकी अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बात करें तो उसके बेटा दो अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा, एज का मतलब क्या हो सकता है, एज हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है इसका, एज। तो या तो ये एज हो सकती है या फिर ये हैज हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा तुम्हारी, हैज हो सकती है। क्लियर कहानी। अब ये कैसे पता चलेगा, तो तुम कहेंगे सर इसके लिए कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो मैं कहूंगा हाँ बेटा तरीका है। तो देखो बेटा कभी भी तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो समझ जाओ वो वहां पे इज का काम करेगी। किसका काम करेगी, इज का। तो ही इज वर्किंग का मतलब बेटा ही इज वर्किंग लेट टू नाइट, यानी कि वो आज रात को ना लेट काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो ही के बाद कोमा लगा के एस लिखा हुआ है इसमें क्या छिपा हुआ है, एज।
लेकिन अगर तुम्हें बेटा इसके बाद अपोस्ट्रोफी कोमा के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है बेटा, हैज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हैज। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। हीज फिनिश्ड हिज वर्क इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोमा एस का मतलब क्या है, हैज। तो समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक? तो तुम कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल रही है, इसका काम करेगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो किसका काम करेगी बेटा, हैज का काम करेगी। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे बेटा ट्रेवल्ड कौन सी फॉर्म होती है बेटा, तुम कहेंगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे। यहाँ पे क्या छपा हुआ है, हैज ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज। डन है बेटा कहानी यहाँ तक? अब देखो बेटा कुछ सेंटेंस मैंने तुम्हारे लिए बोर्ड पे इधर साइड में और लिखे, जैसे कोमा लगा के यहाँ पे आ रहा है हीड ए पेन। क्लियर है कहानी भाई? अब यहाँ पर देखेंगे बेटा आइड ए न्यू कार, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ बेटा सीज ए पेन। अब मैं तुम्हें बता दूं बेटा, देखो हमेशा याद रखना, कोमा लगा के कभी भी तुम्हें डी मिल जाए, कोमा लगा के क्या मिले, डी, तो उसका मतलब या तो वुड होता है या हेड होता है। क्लियर कहानी? अब वुड कब होगा, जब बाद में तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, और हेड कब होगा, जब बाद में तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले। लेकिन यहाँ पर ना तो फर्स्ट फॉर्म मिल रही है ना सेकंड थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? तो याद रखना बेटा इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर होती है उसके अंदर ऐसा कोई वर्ड पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? यानी कि अगर इसके बाद तुम्हें नाउन मिले तो इसको हम शॉर्ट में बोल ही नहीं पाएंगे, ये क्या है बेटा, ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर आप जनरली स्पीकिंग की बात करें, किसी से बात करते समय तुम बोल रहे हो कि ही हैड ए पेन, उसके पास एक पेन था, तो आप बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ही हैड ए पेन, ठीक है। ऐसे आइड ए न्यू कार, आई हैड ए न्यू कार को शॉर्ट में बोल लिया, ठीक है। सीज अ पेन, इसका मतलब सी हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर क्या ये ग्रामेटिकली सही है, तो मैं कहूंगा बेटा ग्रामेटिकली बिल्कुल ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्लियर कहानी भाई? स्पीकिंग के अंदर एक वर्ड तुम्हारा होता है हैव, इसको तुम शॉर्ट में बोल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुम्हारा जो हैज होता है बेटा और हेड होता है, इसका नाउन के साथ कोई भी शॉर्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो आई हैव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, तो ये तुम्हारा बेटा 12th के अंदर दिया हुआ है बेटा, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में से है। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो जनरली जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, क्लियर कहने भाई, इनफॉर्मली, वहां पर कोई ग्रामर का यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप किसी प्रोनाउन के साथ शॉर्ट में आपने डी लगा दिया या फिर कोमा लगा के एस लगा दिया, तो आप हैज हैड का प्रयोग वहां पे शॉर्ट में कर सकते हो। स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर ये शॉर्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक? तो इसमें आपको में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, तुम्हारे रॉन्ग होते हैं एकदम कंप्लीटली। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलो अब हम देखते हैं, अगर आई के बाद कोमा लगा के एम मिल जाए तो इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है ये आई एम लिखा हुआ है। ठीक। वी के बाद आर लगा के मिल जाए तो ये क्या लिखा हुआ बेटा, या तो ये वी आर है या फिर ये वी वर है। कैसे पता चलेगा? देखो सिंपल है बेटा, अगर किसी भी पैसेज के अंदर बात प्रेजेंट की चल रही हो तो इसका मतलब वो वहां पे क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और अगर बात पास्ट की चल रही हो तो वहां पे वो क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा। ये जब तुम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो उसके सेंस से तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि बात प्रेजेंट की चल रही है कि पास्ट की चल रही है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे यू आर, तो इसका मतलब या तो ये यू आर लिखा हुआ है या फिर ये यू वर लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डू आर्ट, अब देखो बेटा डू जो होता है, डू इंग्लिश के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है बेटा जो अपने साथ कोई भी वर्ब का शॉर्ट फॉर्म नहीं लेता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? बेसिकली ये 16वीं शताब्दी का शब्द है, जब विलियम शेक्सपियर जी अपनी रचना कर रहे होते थे, प्लेज लिख रहे होते थे, तो वहां पर इस डू का प्रयोग होता था। इसके साथ दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट में इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर्ट, और पास्ट में इस्तेमाल करते हैं बेटा वॉस्ट, ये दोनों। लेकिन इन दोनों को ही शॉर्ट फॉर्म के साथ हम इसमें नहीं लिखते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो इसको अलग अलग ही हमेशा लिखा जाता है। अगर प्रेजेंट में बात होगी तो डू आर्ट, और अगर पास्ट की बात होगी तो क्या कहेंगे बेटा, डू वास्ट। इन दोनों को शॉर्ट में हम नहीं लिखते हैं। डन है कहानी यहाँ तक बेटा सभी का? आप विलियम शेक्सपियर का कोई भी प्ले उठा के देखना, उसमें डू के साथ इनके शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? आगे देखेंगे बेटा हीज, तो ये क्या लिखा हुआ है, अभी बताया था, या तो ये ही इज है या फिर ये ही हैज है। कैसे पता चलेगा बेटा? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो वहां पे इज है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब वहां पे वो ही हैज है। क्लियर? आगे देखेंगे बेटा सीज, तो इसका मतलब या तो ये सी इज है या फिर ये सी हैज है, और अगर बात बेटा पास्ट की चल रही हो तो वहां पे क्या बन जाएगी, ये सी वॉज बन जाएगी। क्लियर है कहानी भाई? ऐसी इट्स, या तो ये इट हैज है, इट इज है, या फिर ये इट हैज है। इसको देखेंगे बेटा दे आर को, या तो ये दे आर है या फिर ये दे वर है। तुम कहेंगे सर पता कैसे चलेगा?
तो बात अगर पास्ट की होगी तो वर, प्रेजेंट की होगी तो क्या होगा बेटा आर। डन है बेटा कहानी यहाँ तक। चलो नेक्स्ट और देखते हैं बेटा, आई के बाद देखेंगे कॉमा लगा करके डबल एल। अब देखो किसी भी प्रोनाउन के बाद तुम्हें कॉमा लगा के डबल एल मिल जाए तो उसके इंग्लिश में केवल दो ही अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं बेटा? या तो वो विल होता है या फिर सेल होता है। तो अगर मैं कहूँ बेटा आई के बाद कोमा मिल जाए तो इसका मतलब या तो ये विल है या फिर ये क्या है बेटा सेल है। अब तुम्हारा वही क्वेश्चन कि सर इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखो बेटा तुमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा होगा, आई और वी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो इसका मतलब आई के बाद डबल एल मिल जाए तो इसका मतलब वो आई सेल होगा, और वी के बाद भी डबल एल कोमा लगा के डबल एल मिल जाए तो वो वी सेल होगा। और बाकी के जितने भी प्रोनाउन होते हैं उन सब में हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये यू विल होगा, ही विल होगा। लेकिन तुमने उसी के अंदर एक नियम और पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम किसी सेंटेंस के अंदर दृढ़ता लेके आते हैं, यानी कि कोई काम हम 100% करेंगे, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। जैसे आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं, अदर्स के लिए हम सेल लगा देते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई मैं मथुरा जरूर जाऊंगा तो आई विल गो टू मथुरा, और अगर मैं सिंपल कहूँ कि मैं मथुरा जाऊंगा तो आई सेल गो टू आगरा। तो कहने का मतलब ये बेटा कि कभी भी तुम्हें कॉमा लगा के डबल एल मिले तो वो विल भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि अगर सेंटेंस में दृढ़ता आ रही होगी तो वहां पर समझ जाना क्या है बेटा, वो उसका उल्टा कर देंगे, आई और वी के साथ उसको विल पढ़ेंगे, बाकी सभी के साथ सेल। दृढ़ता नहीं होगा तो आई और वी के साथ सेल आएगा, अन्य सभी के साथ विल आएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ऐसे ही इसमें क्या क्या छिपा होगा बेटा? या तो यू विल छिपा होगा या फिर यू सेल छिपा होगा। इसमें बेटा या तो ये ही विल है या फिर ये ही सेल है। इसके अंदर बेटा या तो ये सी विल है या फिर ये ही सेल सी सेल है। इसके अंदर बेटा या तो ये इट विल है या फिर ये इट सेल है। ऐसी और आगे पढ़ेंगे बेटा, या तो ये वी सेल है, वी विल है या फिर ये वी सेल है। अब देखेंगे बेटा या तो ये दे विल है या फिर ये दे सेल है। जाना बेटा कहानी यहाँ तक। अब नीचे देखेंगे बेटा हियर इज, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया या तो ये हियर इज है और हैज हियर के साथ पॉसिबल होगा नहीं। क्लियर? क्योंकि हियर सब्जेक्ट का काम करता नहीं है। दैट और ये हियर वॉज भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ था। तो डिपेंड करता है कि वो टेंस कौन सा है, कौन से टेंस की बात चल रही है पैसेज के अंदर। ऐसे इसमें बेटा दैट इज भी हो सकता है और दैट वॉज भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि तुमने टेंस कौन सा यूज किया है। लेट अस में क्या हो जाएगा बेटा? लेट और क्या होता है ये अस। ठीक है, लेट के बाद अगर तुम्हें कोमा लगा के एस मिल जाए तो इसका मतलब ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? लेटस का। जाना बेटा यहाँ तक सभी का। अब देखो एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा, बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं कि राम्स गोइंग टू स्कूल, राम्स हाउस, राम्स बीन वर्किंग। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो बेटा अगर राम के बाद यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद कोमा लगा के एस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ है तुम्हारे में, तो इसका मतलब क्या होता है? इज होता है। तो इसका मतलब राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बेटा राम के बाद कोमा लगा के एस है और ये क्या बेटा तुम्हारा नाउन है, तो इसका मतलब ना तो ये इज है, ना ये वॉज है और ना ये तुम्हारा हैज है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का काम करेगा। ये अपोस्ट्रोफी एस का हिंदी मतलब होता है बेटा काकी के, यानी कि ये क्या बेटा राम का घर, तो ये अपोस्ट्रोफी एस है यहाँ पर। क्लियर है बेटा? ना तो ये इज का काम करेगा ना ये हैज का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर तुम देखेंगे राम और उसके बाद कोमा लगा के एस बीन वर्किंग, तो राम्स बीन वर्किंग। तो बीन कौन सी फॉर्म होती है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये किसका काम करेगी बेटा? हैज का काम करेगी। यानी कि राम हैज बीन वर्किंग को शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया है? राम्स बीन वर्किंग। समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी का? तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। कुछ फॉर्म्स और हैं उन्हें और हम और देखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आपको नॉट को शॉर्ट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर तुम्हें नॉट को बोलना है तो ज्यादातर में तुम्हें क्या करना है? इस ओ की जगह पे कोमा का प्रयोग करना है। तो इस ओ की जगह पे तो तुम कहेंगे सर इसमें हम क्या करेंगे? कोमा की जगह पे मतलब ओ की जगह पे कोमा लगा देंगे। तो यानी कि एज प्लस नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? इजंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजंट। ऐसे आर प्लस नॉट को क्या बोलेंगे? तो तुम कहेंगे सर इस ओ की जगह पे कोमा आ जाएगा तो ये बन जाएगा आरंट। क्या बोलेंगे इसको? आरंट। वॉज प्लस नॉट को क्या बोलेंगे बेटा? वॉज प्लस नॉट को बोल देंगे वॉजंट। क्या बोलेंगे? वॉजंट। यानी कि यहाँ पर वॉजंट लिखा मिल जाए तो समझ जाओ ये वॉज नॉट है। इसको पहचानना आसान होता है, ठीक है। ओ की जगह पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? कोमा मिल जाएगा। बस शॉर्ट में कैसे बोलना है? इज प्लस नॉट यानी कि इजंट,
आरंट, वोजंट, वरंट, आरंट, आर्टंट, वॉन्ट। तो इन सबको पढ़ना भी क्या होता है, इजीली और आसान होता है। तो वर्ब प्लस नॉट को जब तुम शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये वरंट बनेगा। क्या बनेगा, वरंट। एम प्लस नॉट तो याद रखना बेटा, एमंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एमंट। ये जो होता है ना बेटा, आर और एम दोनों के साथ जब तुम नॉट बोलते हो तो दोनों का जो अर्थ निकल के आता है, मतलब दोनों का जो आंसर निकल के आता है वो सेम निकल के आता है। तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं बेटा, आरंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आरंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक। आर्ट में जब नॉट जोड़ेंगे तो इसका शॉर्ट रूप क्या होता है बेटा, आर्टंट। ये होता है बेटा आर्टंट। आर्ट ना बेटा एक वर्ब होती है जिसे हम डू के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बेटा। तो मैंने तुम्हें तीसरे चैप्टर में एजारम का प्रयोग कराया भी था, उसमें मैंने बताया था बेटा कि डू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्ट लगाते हैं। बेसिकली ये वो वाली आर्ट नहीं है जो तुम 10th में पढ़ते हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कला। ठीक है बेटा। ये यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है या लिंकिंग वर्ब का। विल प्लस नॉट को विलंट नहीं बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉन्ट। तो कभी भी तुम्हें वॉन्ट लिखा मिल जाए तो समझ जाओ जो विल नॉट लिखा हुआ है। ठीक है। सेल प्लस नॉट को सेलेंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सेंट बोलते हैं। अब जो बेटा लगाने वाला सेंट नहीं है, सेल प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ, सेल के साथ जब तुम नॉट जोड़ेंगे तो क्या लिखा मिलेगा, सेंट। तो कभी भी तुम्हें सेंट लिखा मिल जाए तो समझ जाओ वो क्या है, सेल नॉट है। क्लियर है बेटा। डू प्लस नॉट को हम क्या बोलते हैं, डोंट। इसे हम बोलते हैं बेटा डोंट। डज प्लस नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, डजंट। क्या बोलते हैं, डजंट। हैज प्लस नॉट को क्या बोलेंगे, हैजंट। क्या बोलते हैं बेटा, हैजंट। यानी कि जहां पे ओ है उसकी जगह पे कॉमा लगा दो। हैव प्लस नॉट को क्या बोलेंगे बेटा, हैवंट। हेड प्लस नॉट को क्या बोलेंगे बेटा, हेडंट। क्या बोलेंगे, हेडंट। कैन प्लस नॉट को क्या बोलेंगे बेटा, कांट। कुड प्लस नॉट को क्या बोलेंगे, कुडंट। क्या बोलते हैं बेटा, कुडंट। ऐसे मैट प्लस नॉट को क्या बोलेंगे, मैटंट। क्या बोलेंगे, मैटंट। वुड प्लस नोट को क्या बोलेंगे, वुडंट। क्या बोलेंगे बेटा, वुडंट। शुड प्लस नोट को क्या बोलेंगे, शुडंट। इसे बोलेंगे शुडंट। नीड प्लस नोट को क्या बोलेंगे, नीडंट। क्या बोलेंगे, नीडंट। मस्ट प्लस नोट को क्या बोलेंगे, मस्टंट। क्या बोलेंगे बेटा, मस्टंट। और ओट प्लस नोट को क्या बोलेंगे, ओटंट। क्या बोलेंगे बेटा, ओटंट। अब एक चीज और याद रखनी है बेटा, मे के साथ अगर कभी भी तुम्हें नोट को जोड़ना हो तो इसको मेंट नहीं पढ़ेंगे। मे प्लस नोट का कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मे नॉट ही लिखा मिलेगा। इसे मेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा मिलेगा, तुम्हें मे नॉट ही लिखा मिलेगा। क्लियर बेटा। अब देखो इसका मतलब मैंने पिछली बार तुम्हें अभी बताया था जस्ट पहले के कॉमा के बाद इज मिल जाए तो ये इट इज भी हो सकता है, इट वॉज भी हो सकता है और ये इट हैज भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा बेटा, पता चलेगा देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो समझ जाओ हैज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए या तो इज है या वॉज है। अगर बात प्रेजेंट की हो पैसेज के अंदर तो समझ जाओ वहां पे इज का काम करेगा, बात पास्ट की चल रही हो तो वॉज का काम करेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। और ये जो इट्स होता है बेटा, ये अपने आप में क्या होता है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ये पजेसिव केस का काम करता है। इसमें कोई भी वर्ब छिपी हुई नहीं होती है। डन है बेटा यहाँ तक सभी का। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज की छोटी सी वीडियो तुम्हारी समझ में आई होगी। कभी भी तुम इंग्लिश के अंदर अगर ऐसी शॉर्ट फॉर्म दिखाई देंगी तुमको तो उन्हें पढ़ने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसी वर्ब है जो तुमसे पढ़ी नहीं जा रही है या फिर वो तुम्हारे लिए नई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र जरूर करें। मैं आने वाले समय उसके लिए तुम्हें अलग से वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज की क्लास समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाकी का समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।